सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल यूजीसी नेट पेपर 1। लास्ट वीडियो में हमारी जो लास्ट पॉइंट है उस पर वीडियो एकदम स्टॉप हो चुकी थी ड्यू टू सम इशू। सो आज हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आपको बता रही थी सीसीई के बारे में। सीसीई को एनसीएफ ने दिया था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने दिया था 2005 में, जिसमें बात की गई थी ओवरऑल स्टूडेंट की डेवलपमेंट की। तो सीसीई का मतलब है कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एंड इवैल्यूएशन। जो कॉन्टिन्यूअस मैंने आपको बताया था कि ओवरऑल मतलब थ्रू आउट द ईयर हर एक तरह की बच्चों को रेगुलर बेसिस पे एक्टिविटीज़ होनी चाहिए ताकि बच्चों की ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके। और कॉम्प्रिहेंसिव में हमने बात की थी कि मेंटली, सोशली, इमोशनली हर एक एस्पेक्ट से जो बच्चा है उस बच्चे की प्रोग्रेस होनी चाहिए ताकि बच्चे ऑल राउंड डेवलपमेंट है जो बच्चों की वो हो सके। और इवैल्यूएशन में हमने बात की थी कि बच्चों की गुड इवैल्यूएशन के लिए डिफरेंट टूल्स और टेक्निक्स का यूज़ है जो वो होना चाहिए। अब हम बात करते हैं गुड फीचर्स की बात करते हैं, फीचर्स ऑफ गुड इवैल्यूएशन। सो सबसे पहला है आपका फीचर रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी होता है आपका कंसिस्टेंसी, सेम रिजल्ट। गुड इवैल्यूएशन होती है आपकी, गुड इवैल्यूएशन को रिलायबल होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रिलायबल का मतलब है कि सेम रिजल्ट। फॉर एग्जांपल आपने इसको थर्मामीटर से याद रखना। थर्मामीटर होता है जो आपका, वो आपको आप उससे अपना फीवर मेज़र करते हो, फीवर अपना टेम्परेचर चेक करते हो कि आपको कितना टेम्परेचर है। तो अगर आपका वो सही रिज़ल्ट दे रहा है, ये तो नहीं हो जाएगा कि अभी आप उससे अपना फीवर चेक करो, कुछ टाइम बाद वो आपको बीपी बताने लग जाएगा, नहीं। तो आपका जो टूल है, टूल आपका थर्मामीटर है, वो कंसिस्टेंस होना चाहिए कि वो जिस चीज़ के लिए बना है वो वही रिज़ल्ट दे रहा है। सो गुड इवैल्यूएशन में भी रिलायबिलिटी का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड वन इज़ योर practicability. Yes, it is practical, a kind of practical. So this means evaluation procedure should be realistic and practical. इसका मतलब है कि जो आपकी इवैल्यूएशन होनी चाहिए, जो आपका इवैल्यूएशन का जो एक प्रोसीजर रहता है वो एकदम रियल होना चाहिए और प्रैक्टिकल होना चाहिए। सो आपने 2 पॉइंट्स पढ़े। सबसे नंबर 1 इज़ रिलायबिलिटी होनी चाहिए आपकी इवैल्यूएशन में और प्रैक्टिकेबिलिटी होनी चाहिए। देन थर्ड पॉइंट इज़ फेयरनेस। आपकी इवैल्यूएशन हमेशा फेयर होनी चाहिए, नो पार्शियलिटी। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि नहीं आपकी इवैल्यूएशन पहले कुछ कह रही थी अब कुछ कह रही है, कभी किसी साइड हो रही है कभी किसी साइड हो रही है, नहीं, देयर शुड बी नो पार्शियलिटी। आपकी इवैल्यूएशन है वो फेयर होनी चाहिए। एंड फोर्थ वन इज़ यूज़फुलनेस। यूज़फुलनेस मीन्स ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आपकी इवैल्यूएशन के पीछे, ठीक है। विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव आप इवैल्यूएशन कर रहे हो तो उससे कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगी स्टूडेंट की। अब हम कुछ टाइप्स पढ़ते हैं इवैल्यूएशन की जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से समझना। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। सो टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन होती है, सबसे पहले है बिफोर इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। आपने इसके निमोनिक्स को याद रखना क्योंकि ये एज इट इज़ सेम निमोनिक्स है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं मैच द कॉलम में। सो मैच द फॉलोइंग में आपको बहुत बार ये पूछे जाते हैं, सो आपको ये एज इट इज़ याद रखने होंगे। सो फर्स्ट वन इज़ बिफोर इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। बिफोर इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस को बोलते हैं प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होता है टू नो द एंट्री बिहेवियर। इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, आपको ये एज इट इज़ याद करने होंगे। तो बिफोर इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस होता है कि मतलब किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले एक प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होती है जिसका मतलब होता है टू नो द एंट्री बिहेवियर। सेकेंड वन होता है आपका ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। जैसे ऑन गोइंग प्रोसेस होता है उसको हम फॉर्मेटिव बोलते हैं। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होती है जो आपकी, उसका निमोनिक है टू नो मास्टरी इन कंटेंट। मतलब ऑन गोइंग प्रोसेस में आपको जो भी पढ़ा रहे हैं आप उसके मास्टर होने चाहिए, मतलब यू शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ कंटेंट। और सेकंड में ही एक आता है आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक होता है टू सॉल्व लर्निंग डिफ़िकल्टीज।
डायग्नोस्टिक होता है टू सॉल्व लर्निंग डिफ़िकल्टीज लाइक कॉज एंड इफ़ेक्ट। आप मतलब अपनी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को सॉल्व करते हो, किस में सॉल्व करते हो? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में। आप डायग्नोस करते हो प्रॉब्लम को कि प्रॉब्लम क्या है, आप कॉज ढूंढते हो, फिर उस चीज़ की आप फिर उस चीज़ का आप सॉल्यूशन देते हो। एंड थर्ड वन इज़ आफ्टर इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। आफ्टर इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस होता है आपका सबमिटिव, जो कि लास्ट में किया जाता है, और सबमिटिव का निमोनिक है टू सर्टिफाई द लर्नर, क्योंकि जब आपकी कंप्लीट हो जाती है कोई भी स्टडी या कोई भी इवैल्यूएशन, जब लास्ट इवैल्यूएशन तो सबसे लास्ट प्रोसेस है, तो सबमिटिव सबसे लास्ट होती है, जो कि कोर्स के एंड में की जाती है सबमिटिव इवैल्यूएशन। तो सबमिटिव इवैल्यूएशन में जब कोर्स आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, इसलिए उस चीज़ से आप याद रखना टू सर्टिफाई द लर्नर, सर्टिफिकेट देना लर्नर्स को। तो ये निमोनिक आप इस तरीके से याद रख सकते हो। और एक चीज़ और होता है एंट्री बिहेवियर, जो कि हमने प्लेसमेंट इवैल्यूएशन में पढ़ा। एंट्री बिहेवियर, एंट्री बिहेवियर का मतलब होता है राइट पर्सन एट राइट प्लेस। एंट्री बिहेवियर का होता है कि जैसे एंट्री बिहेवियर का क्या मतलब होता है, एंट्री बिहेवियर होता है या प्लेसमेंट इवैल्यूएशन का क्या मतलब होता है, इसका यही मतलब होता है जैसे आपके पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाए जाते हैं, जैसे आप लोग पीएचडी में एनरोल करते हो या किसी भी कोर्स में एनरोल करते हो, तो उससे पहले एक आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाए जाते हैं कंडक्ट, जिसके मेरिट बेसिस पे आपको एडमिशन मिलती है। तो एंट्री बिहेवियर का मतलब यही होता है कि उस एग्ज़ाम को फाइट करके राइट पर्सन को ही, जो एलिजिबल होगा पर्सन, उसको ही उस प्लेस पे बिठाया जाए। सो राइट पर्सन एट राइट प्लेस का मतलब है कि सही, जिसमें जितनी नॉलेज है उस पेपर को क्रैक करके वही बच्चा राइट प्लेस पे उस पोजीशन पे बैठे। तो एंट्री बिहेवियर का ये मतलब होता है। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब एक एक करके फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से स्टार्ट करते हैं। सो नंबर वन इज़ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। मेन आपके दो ही रहते हैं, फॉर्मेटिव रहता है और समेटिव रहता है, जो कि आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कई बार कि फॉर्मेटिव कब होता है। आप बहुत से यूजीसी नेट के एग्ज़ाम पेपर 1 के आप मतलब एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आया उनको एक बार चेक करना, तो आपको बहुत से क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और समेटिव इवैल्यूएशन के बारे में पूछा गया होगा। सो ये कंसेप्ट आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए ताकि आपके मार्क्स कहीं भी डिडक्ट ना हो। तो ये इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, तो आप इनको एक बार ज़रूर पढ़ लेना। सो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है स्टार्ट्स फ्रॉम एवरी बिगनिंग ऑफ डिज़ाइनिंग इंस्ट्रक्शंस एंड इट कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ द कोर्स। ये आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन शुरू से जैसे ही कोर्स स्टार्ट होता है ये तब से स्टार्ट हो जाता है और एट द एंड तक, ठीक है, जब तक आपका कोर्स ख़त्म नहीं होता। इसमें आपको टाइम टू टाइम फीडबैक आप प्रोवाइड करते हो, और टीचर और स्टूडेंट्स दोनों हैं जो वो इम्प्रूवमेंट के लिए काम करते हैं। टीचर मतलब बच्चों को हर एक लेवल पे जाके बच्चों की इम्प्रूवमेंट के लिए काम करता है, और टीचर भी और बच्चा खुद भी बहुत सी चीज़ें हैं जो अपने लेवल पे अंडरस्टैंड करता है, समझता है और अपने आप को इम्प्रूव करता है। आपको फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में लर्निंग एबिलिटीज़ को एनहांस किया जाता है, और इसको इंटरनल इवैल्यूएशन भी बोला जाता है, जिसमें टीचर होते हैं और स्टूडेंट होते हैं और दोनों की इवैल्यूएशन करी जाती है। इसमें आपने एग्जांपल्स याद रखने हैं, जैसे क्विज़ेस करवाए जाते हैं, इन बिटवीन मॉक टेस्ट दिए जाते हैं, सर्वेज होते हैं, बच्चों को असाइनमेंट्स दी जाती है, प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। मतलब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होती है पूरे साल का, सारी एक्टिविटीज़, सारे टेस्ट, सारे क्विज़ेस। और आपके जैसे आपको ध्यान होगा कि जैसे बच्चों के 15 मार्क्स के एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं, देन हाफ ईयरली, देन 40 मार्क्स क्वेश्चन, मतलब 40 मार्क्स के एग्ज़ाम्स आपके होते हैं। मतलब इस तरीके से एक पूरा प्रोसीजर रहता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। सो ये होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आपका ऑनगोइंग प्रोसेस है, और ये स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग से लेके कंटिन्यूस टिल द एंड, ये ध्यान रखना है आपने फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में। देन आपके पास एक डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होती है। डायग्नोस्टिक होती है ट्राइज टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द पॉसिबल कॉजेज फॉर प्रॉब्लम इन लर्निंग। अब क्या होता है कि बहुत बार ऐसे कंसेप्ट्स होते हैं,
बच्चों के सिलेबस में जो बच्चे नहीं मतलब जिनमें बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ आती है, तो उन सारे कंसेप्ट्स के लिए एक कॉज फाइंड किया जाता है, प्रॉब्लम का कॉज ढूंढा जाता है कि ताकि उस कॉज तक पहुंचा जाए। टीचर उस कॉज को ढूंढते हैं, फाइंड आउट करते हैं बच्चे के साथ, ताकि बच्चे की इम्प्रूवमेंट हो सके, बच्चा उस कंसेप्ट को अच्छे से समझ सके। सो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को बैकवर्ड लुकिंग भी कहा जाता है, क्योंकि हम अब जैसे हम डॉक्टर के फॉर एग्जांपल हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को कहते हैं कि हमें स्टमक एक हो रहा है, हमें स्टमक में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर आपसे डायग्नोस करता है। पहले वो ये पूछता है आपने कल क्या खाया था, पिछले दिन क्या खाया था, आपकी क्या क्या एक्टिविटीज़ रही, कि आपको डायग्नोस करेगा, बैकवर्ड देखेगा आपका, अगले दिन का नहीं आपको बता देगा डॉक्टर कि आज आपको दर्द हो रहा है तो आपको कल भी दर्द हो, ऐसा नहीं है डॉक्टर बताता। डॉक्टर भी बैकवर्ड लुकिंग करता है, तो उसको हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बोलते हैं। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में आपने कॉज, रीज़न और इफ़ेक्ट को याद रखना है, और इसमें हम बैकवर्ड लुकिंग करते हैं, तो आपने ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में ये चीज़ ध्यान रखनी है। देन हमारे पास आता है समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव इवैल्यूएशन होती है आपकी कोर्स के एंड में, जहाँ पे हम ये चेक करते हैं कि जो हमारे गोल्स थे वो अचीव हो पाए कि नहीं हो पाए। फाइनल रिजल्ट ऑफ सर्टिफिकेट, बच्चों को लास्ट में जो हम जजमेंट देते हैं, बच्चों के लास्ट में जो ग्रेड्स आते हैं कोर्स के एंड में, उन सब चीज़ों की इवैल्यूएशन को हम समेटिव इवैल्यूएशन बोलते हैं। हम हर प्रोवाइड करते हैं टर्मिनल फीडबैक, और हम मतलब छोटी छोटी पिन पॉइंट्स डिफ़िकल्टीज़ को फाइंड नहीं करते। इसमें आपके लास्ट में एट द एंड ऑफ द कोर्स हम फाइनल जजमेंट देते हैं, हम बच्चों को सर्टिफिकेट देते हैं, या बच्चों के जो ग्रेड्स आए, या सो ओवरऑल यही रहता है समेटिव इवैल्यूएशन में, कि हम सर्टिफाई करना, जजमेंट देना लास्ट में, या बच्चों के जो ग्रेड्स आते हैं लास्ट में कोर्स में, उन सब चीज़ों को ध्यान रखना। फिर इसमें कुछ टर्म्स है, जैसे क्रेडिट, हम क्रेडिबल मार्क्स मतलब क्रेडिबल मार्क्स है जो वो बच्चों के हम देते हैं, स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं लास्ट में कि उन्होंने कितना अचीव किया है। सर्टिफाई करते हैं, बच्चों को सर्टिफिकेट प्रोवाइड्स करते हैं एज अ एविडेंस, कि ताकि कल को उनको कहीं भी वो रिप्रेजेंट करना हो कि हमने ये चीज़ किया, हमने ये कोर्स किया है, तो वो उसके थ्रू वो कर ले। प्रमोशंस दी जाती है नेक्स्ट क्लासेस के लिए, और बहुत से बच्चों को डिफरेंट कोर्सेज़ के लिए सिलेक्ट भी किया जाता है। सो ओवरऑल मीन्स कि जो आपकी समेटिव वैल्यूएशन है वो एंड में होती है कोर्स के। एक टर्म है इसमें स्कॉलेस्टिक। स्कॉलेस्टिक का मतलब होता है कि बच्चा कितना ज़्यादा स्कॉलर है, पढ़ाई में कितना ज़्यादा स्कॉलर है, उसको हम स्कॉलेस्टिक बोलते हैं। तो आपने यही है फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन और समेटिव इवैल्यूएशन, इन सब टर्म्स को आपने ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले प्लेसमेंट आता है, फिर फॉर्मेटिव, फिर डायग्नोस्टिक, और लास्ट में आपका समेटिव इवैल्यूएशन आता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना, और इनके निमोनिक्स को भी ध्यान रखना, क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग में एज इट इज़ पूछे जाएंगे, और बहुत बार पूछे भी गए हैं, इवन स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस में भी ये पूछे गए हैं। तो आपने इन चीज़ों को ध्यान रखना, जैसे समेटिव में सर्टिफाइड टर्म को याद रखना, और फॉर्मेटिव में ऑनगोइंग, इस तरह की कुछ टर्म्स है जिनको आपने ध्यान रखना, ताकि आपके मार्क्स कहीं भी डिडक्ट नहीं हो। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड comment also on my channel for further improvement. Thank you.